अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ लैटिस हीट कैपेसिटी। क्लासिकल थ्योरी क्या है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। पहले पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि हमने 3 पॉइंट्स 4 डिस्कस किए थे कि हमने अभी इनको एक्सपेरिमेंट तो हमने देख लिया है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कर्व कैसे आता है। अब हमने उसको थ्योरेटिकल क्या करना है, एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ थ्योरी। तो विद द हेल्प ऑफ थ्योरी सबसे पहली जो अटेम्प्ट की वो ड्यूलांग एंड पेटेट ने की और एक लॉ डेवलप किया। आज हम उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। उस लॉ के लिए सबसे पहले इस ग्राफ को हम एंड पे अगेन देखेंगे। हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या होती है, द हीट कैपेसिटी ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशंस इज कॉल्ड लैटिस हीट कैपेसिटी। यहाँ पे लैटिस हीट कैपेसिटी की मैंने बात की है। और अब हम क्या है इस लॉ को स्टार्ट करते हैं। इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए ड्यूलॉन्ग एंड पेटेट ने क्या है कुछ अजम्पशंस की उनको हम क्या है अजम्पशंस को देख लेते हैं। पहली अजम्पशन हमारे पास क्या थी, ईच आइटम इज फ्री टू वाइब्रेट अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड constitutes a three-dimensional identical and independent harmonic oscillator। अब इसमें से जो हर एटम है, ठीक है, एटम एटम के ये स्पेलिंग गलत हैं, माइंड ना कीजिएगा, इनको सेट कर लेना। ATOM एटम होता है, ठीक है, एटम, ठीक है, एटम ये वाला स्पेलिंग लिखना। इज फ्री टू वाइब्रेट, कि वो अब क्या है, फ्री टू वाइब्रेट है, इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड कॉन्स्टिट्यूट्स थ्री डायमेंशनल आइडेंटिकल, कि उसकी जो मोशन है वो एक्स डायरेक्शन में भी है। जैसा कि हमने पहले देखा था कि हमारे पास क्या है, एटम आपस में क्या है स्प्रिंग की मदद से कनेक्टेड होते हैं, ये हमने सब पोजीशन की थी। तो अब इनमें से हर एटम आइडेंटिकल है, ठीक है। मींस आइडेंटिकल क्या है, हर एटम की सराउंडिंग के हिसाब से वो क्या है सेम दिखता है एंड इंडिपेंडेंट। और एक ये एटम क्या है दूसरे एटम पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि इसकी जो वाइब्रेशन है ये जो एज अ हार्मोनिक ऑसिलेटर वर्क करता है, ये इंडिपेंडेंटली करता है। इसका उस पे दूसरे एटम पे इसकी ये कोई फोर्स नहीं लगाता, ना कोई अट्रैक्टिव ना रिपल्सिव, बल्कि ये इंडिपेंडेंटली हार्मोनिक ऑसिलेटर के तौर पे काम करता है। और एक्स वाई और जी तीनों डायरेक्शन में हमारे पास क्या है ये वर्क करता है। ये पहली एजम्पशन थी। अब अ सिस्टम ऑफ एन वाइब्रेटिंग एटम्स ऑन एन इंडिपेंडेंट थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स is equivalent to a system of 3n identical and independent one dimensional harmonic oscillators। अब इसमें क्या बात है, अगर हमारे पास n एटम्स हैं, ठीक है, n इंडिपेंडेंट तो हो गए पहले पॉइंट में, और वो क्या है थ्री डायमेंशन में मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये पॉइंट है, ये थ्री डायमेंशन में, ये भी थ्री डायमेंशन में मूव करता है, ये भी थ्री डायमेंशन में मूव करता है, ये तीन मैंने अजम्पशन के तौर पे ले लिए। अब इज इक्वलेंट टू अ सिस्टम ऑफ 3n, ठीक है, ये 3n, हम एक की अगर एनर्जी इसकी निकाल लें, ठीक है, तो उसको 3n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसको सपोज करें कि ये वन डायमेंशन में मूव करता है, और अगर हम इसको थ्री डायमेंशन के लिए 3n के साथ लास्ट पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या है सेम आएगा। लेकिन ये ऐसा क्यों है, दिस इज बिकॉज ऑफ द इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की इक्विपार्टीशन की वजह से है। इक्विपार्टीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वाइब्रेशनल एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल दी थ्री डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है कि वो एक्स पे भी मूव कर रहा है, वाई पे भी और जी पे भी। Thus each vibrational degree of freedom can be regarded as one dimensional harmonic oscillator। अब अगर वो x पे मूव कर रहा है, y पे तो z पे, अगर हम उसकी वन डायमेंशन देखें तो वो क्या है, ये अलहदा एक डायमेंशन होगी, ये अलहदा होगी और ये अलहदा होगी तीन। तो उसको हम क्या है, ईच वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैन बी रिगार्डेड एज वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर हम सिर्फ इसकी x को देखेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, ये 1n हार्मोनिक ऑसिलेटर है। अगर x और y दो को देखेंगे 2n, और इसी तरह z को देखेंगे 3n,
तो इसको इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के साथ समझ लेते हैं, ठीक है। अब ये एक पार्टिकल है, ये एक्स वाई और जी में मूव कर रहा है। मैं हर साइड पे एनर्जी 1 जूल ले लेता हूँ, ठीक है, ये समझाने के लिए। इधर भी 1 जूल और इधर भी 1 जूल, तो इसकी क्या एनर्जी बन रही है, 3 जूल। और इसी तरह अगर मेरे पास 3n, मतलब ये था एक ही एटम था और वो 3 एक्सिस में मूव कर रहा था। अब मैं उसको 3n कर देता हूँ, मीन्स एटम क्या है 3 कर देता हूँ, 1 2 और 3। अब ये सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में। इसकी एनर्जी क्या होगी, 1 जूल, इसकी भी 1 जूल और इसकी भी, तो टोटल हमारे पास 3 जूल बन जाएगी। मीन्स अगर हम एक एटम लें और उसको कंसीडर करेंगे ये 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है, वो सेम होगा किस चीज़ के, अगर हम एक एटम लें, ठीक है, और उसको 3n के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मतलब एक की बजाय हम 3 एटम यूज़ करें। इसी तरह अगर मैं यहाँ x की बजाय 1 जूल की बजाय 2 जूल कर लेता हूँ, 2 2 4 और 2 6 बनेगी। और इस तरह इधर भी सेम वही चीज़ हमारे पास क्या है, 6 जूल एनर्जी बनेगी। तो मीन्स क्या है कि इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी की वजह से हम इसको इस तरह ले सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एटम को लेंगे सिर्फ 1 डायमेंशन के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक एटम को ले रहा हूँ 1 डायमेंशन के लिए, मैं उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर लेता हूँ, लेकिन हमने करने हैं 3 के लिए। अगर मैं करता हूँ कि एक एटम की जो हमारे पास एक डायमेंशन में एनर्जी है 3 जूल है, ठीक है, 3 जूल है, तो इसकी क्या बनेगी इस सिस्टम की, एक्स वाई जी में 3 + 3 + 3 9, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं इसको, एक एटम की 3 जूल है, मैं इसको 3n के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, 3n ज़रब 3 जूल, तो इसकी भी अगेन वही 9 पे पहुंच जाएगी ना, ठीक है। तो मतलब हमारे पास क्या है, इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी की वजह से हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। नाउ वी विल कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स इन 3 स्टेप्स। अब हम क्या है इसको 3 स्टेप्स में फाइंड करेंगे। पहले हम अज्यूम करेंगे कि ईच हार्मोनिक ऑसिलेटर इज वाइब्रेटिंग विद इट्स नेचुरल फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट, ठीक है। ये एक पहली बात है कि उसकी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी है ओमेगा नॉट, सब की फिक्स है, ठीक है, चेंजिंग नहीं है, और वो उसके साथ क्या है, वाइब्रेट कर रहा है। However, the energies of these oscillators may be different because they may vibrate with different amplitudes. अब उनकी जो एनर्जी है वो हमारे पास क्या है, डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि उनका जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो डिफरेंट हो सकता है। Also, each oscillator may acquire any value of energy ranging continuously from 0 to infinity. अब चूंकि हम क्लासिकल मॉडल ले रहे हैं, तो क्लासिकल में हमारे पास यही कंसेप्ट है कि जो एनर्जी है वो कंटिन्यूस होती है, 1 से इन्फिनिटी तक एनर्जी की कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, 1 और 2 के दरमियान में भी हम काफ़ी सारी वैल्यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये एजम्पशंस को यूज़ करते हुए, फाइंड द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ ए सिंगल 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर यूजिंग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब हमने पहले क्या करना है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ क्यों यूज़ करना है, क्योंकि हमारे पास क्या है, क्लासिकल मॉडल है, और क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कौन सी है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो हम इसी को यूज़ करेंगे। अब हम एक 1 डायमेंशनल एटम हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्या है, एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है, और एवरेज निकालने के बाद उसको 3n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वलेंट होगी, 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के इक्वल होगी। तो ये स्टेप करेंगे, E इज इक्वल टू 3n इंटू ई एवरेज। ये ई एवरेज क्या है, 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की वजह से निकाली गई एनर्जी होगी। एंड देन फाइंड सी वी यूजिंग फार्मूला। अब ये फार्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, यहाँ पे E इज इक्वल टू यू इंटरनल एनर्जी के इक्वल है, तो वो हम क्या है सिंपली इन 3 स्टेप्स में निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एनर्जी हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर की क्या होती है, इस चीज़ को हमें पढ़ना है। ये ऑलरेडी हम जानते हैं कि एनर्जी हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है, और इसको हम पी वी की जगह P इज इक्वल टू एम वी होता है, ठीक है, सिंपली P इज इक्वल टू एम वी होता है। यहाँ से V की वैल्यू है P बाय एम, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा, P²/2m + 1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब हमने इसका क्या है, डेरिवेटिव लें, तो हम क्या है
इसको डेरिवेटिव लें, लेकिन हमें डेरिवेटिव से यहाँ पे वैल्यू नहीं मिलने वाली डी ई की एग्जैक्ट जो हमने यूज़ करनी है। वो कैसे, मैं वो समझाता हूँ। टू कैलकुलेट एवरेज एनर्जी वी यूज़ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ दैट इज़ गिवन एज। ये वाला पॉइंट आपने नहीं लिखना, ठीक है, ये पॉइंट नहीं लिखना। अब हमने क्या है, एनर्जी एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ यूज़ करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने लिख दी है, जो कि इस तरह होता है, ठीक है। अब हमने इस लॉ को यूज़ करते हुए, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को यूज़ करते हुए एवरेज एनर्जी निकालनी है, ठीक है। एवरेज एनर्जी क्यों निकालनी है, क्योंकि पार्टिकल्स के अलग-अलग एनर्जी और है। अगर हम उसका एवरेज ले लें तो सब का हम क्या है, एवरेज की मदद से हम अपने जो रिज़ल्ट है उस तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पे सिंपली हमने ई की वैल्यू पुट करनी है। ई की वैल्यू पुट करेंगे, और इससे पहले मैं लेट कर लेता हूँ 1/k/bt इज इक्वल टू बीटा। इससे क्या होगा, हमने स्टेप्स में बार बार kv/t लिखने की बजाय हम इसकी जगह बीटा यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज़, एनर्जी ई की वैल्यू तो हमें पता है डायरेक्ट ये है, लेकिन यहाँ पे डी ई की वैल्यू हमें नहीं पता। अब जो ई है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, मोमेंटम पे भी और एक्स एम्पलीट्यूड पे भी, दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम डी ई मतलब इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं ले सकते। अब हम क्या है, अगर कोई चीज़ दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही हो तो हम उसका फेज डायग्राम क्या है, कैलकुलेट करते हैं। फेज डायग्राम क्या होता है वो अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। अब इसको देखें, अगर हमारे पास 3 एक्सिस हूँ तो हम डी टा उसके लिए लिखते हैं डी एक्स डी वाई डी जी। 2 एक्सिस हूँ तो उसके लिए डी ए लिखते हैं डी एक्स डी वाई। लेकिन हमें पता है कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ 1 डायमेंशन में मूव कर रहे हैं, तो हम 2 एक्सिस ले ही नहीं सकते। तो क्या करेंगे, हम समझाने के लिए क्या कर रहे हैं, उसको 2 एक्सिस में ले रहे हैं, ठीक है। कि ये हमारे पास x है और ये हमारे पास क्या है, p है, और ये p भी हमारे पास क्या है, x पे ही डिपेंड कर रहा है, p ऑफ x इसको हम कह सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमने अज्यूम जैसे किया हुआ है कि 1 डायमेंशनल आइटम है, तो यही हमने लिया हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या है, कोई एनर्जी लाई करती है डी ई, ठीक है। तो अब सिमिलरली यहाँ पे देखें डी ए था हमारे पास, तो हमने उसको क्या लिखा, डी एक्स और डी वाई, क्योंकि उसके कोऑर्डिनेट x और y थे। इधर कोऑर्डिनेट्स हैं p और x, तो हम इसको dp और dx लिख सकते हैं। तो सिंपली यही स्टेप करना है, यहाँ पे de की जगह dp dx हमने रिप्लेस कर देना है। अब e की वैल्यू भी हमने क्या है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ में पुट कर देनी है, और de की वैल्यू भी पुट कर देनी है। अब पुट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक p वेरिएबल है और एक x, तो इंटीग्रेशन एक की बजाय हमारे पास क्या है, x और p दोनों पे आ जाएगी। ये एक स्टेप किया हमने। अब देखें एक्सपोनेंशियल टर्म। अब एक्सपोनेंशियल टर्म हमारे पास क्या है, इस तरह बन रही है। एक्सपोनेंशियल टर्म में से बीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है और अलग-अलग कर लेना है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि अगर एक्सपोनेंशियल टर्म्स या जो भी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, उनकी बेस सेम हो, तो उनकी पावर्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये मल्टीप्लाई हो रही थी, तो इनको पावर अगर अगेन इकट्ठा करेंगे तो ये वही चीज़ बन जाएगी सेम। यही एक स्टेप किया है, जो कि ये वाली वैल्यू बाकी एज इट इज़ वैसे लिखा हुआ है जैसे पहले था, ये एक स्टेप। और दूसरी बात है कि मोमेंटम हमने p इजकल टू 0 से इन्फिनिटी क्यों लिया है, क्योंकि ये नेगेटिव हो नहीं सकता, ठीक है। और x हमारे पास है एम्पलीट्यूड, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है, क्योंकि इसकी वैल्यू ये पॉसिबल है। तो अब यहाँ पे मैं p इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी की बजाय 0 से इन्फिनिटी जब यूज़ करूँगा, तो वो में हमारे पास क्या है, मोमेंटम के लिए इंटीग्रेशन होगी, और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वो x के लिए इंटीग्रेशन होगी। ये बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट है, नो बाय मल्टीप्लाइंग द एक्सपोनेंशियल टर्म्स विद एडिशन टर्म एंड सेपरेटिंग टर्म। अब मैंने क्या किया है, जो ये वाली टर्म है इसके साथ भी इस एक्सपोनेंशियल टर्म को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। दोनों के साथ अलग-अलग, और सेपरेट कर दिया, इनके दरमियान था प्लस, ठीक है, प्लस इनके दरमियान था,
ठीक है। और इससे पहले हमारे मेरे पास है पी स्क्वायर ओवर 2m, तो इसके साथ मैंने ये दोनों एक्सपोनेंशियल टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा दिया, आप देख सकते हैं। और बटे में जो चीज़ है वो एज इट इज़ लिख दी, प्लस। यहाँ पे मैंने लिखा है प्लस। अब दूसरी चीज़ थी 1/2 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसके साथ भी सेम वही काम किया है, जो एक्सपोनेंशियल टर्म है इनको क्या है मल्टीप्लाई कर दिया है अलहदा अलहदा। अब ये दो पॉइंट हो गए। नाउ सेपरेटिंग द टर्म्स ऑफ डी एक्स एंड डी पी। अब नेक्स्ट क्या करना है, जिन जिन टर्म्स में मेरे पास p आ रहा है मैं उनको अलहदा कर लूँगा, और जिनमें x आ रहा है उनको मैं अलहदा कर लूँगा। और उनकी लिमिट्स ये p वाली है, इसको ये वाली रकम और ये और dp मैं इसको इकट्ठा कर लिया, ये देखें, और x वाली टर्म्स को अलहदा कर लिया। और इसी तरह जो डिवाइड हो रहे थे उनमें भी p वाली टर्म्स को अलहदा कर लिया और x वाली टर्म्स को अलहदा कर लिया। सिमिलरली प्लस के बाद जो केस है उसमें भी मैंने सेम यही काम किया है, ठीक है। जो x वाली टर्म्स थी उनको अलहदा कर लिया और जो p वाली टर्म्स थी उनको अलहदा कर लिया। सेम नाउ आफ्टर कैंसलिंग दी सेम टर्म्स, अब देखें हमारे पास यहाँ पे सेम टर्म्स बन रही हैं। ये देखें 0 से इन्फिनिटी e पावर माइनस बीटा पी स्क्वायर ओवर 2m इंटू डी पी, और सेम ये देखें ये दो टर्म्स हमारे पास क्या है सेम बन रही हैं। इसी तरह ऊपर भी हमारे पास क्या है ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमारे पास क्या है सेम बन रही है। तो अब हमारे पास क्या है डाटा कुछ सिंप्लीफाई हो चुका है। अब एक हमारे पास p के हिसाब से है इंटीग्रेशन, प्लस एक हमारे पास x के हिसाब से इंटीग्रेशन है। अब इसको हम क्या है सिंप्लीफाई कर सकते हैं किस तरह, हमने मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स में हमने कुछ फार्मूलाज पढ़े थे, हम उनको लगाएंगे यूज़ करेंगे। लेकिन हमें पता है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन कोई फंक्शन हो वो इवन फंक्शन हो तो हम क्या है उसको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक उसकी लिमिट हो तो उसको हम चेंज कर सकते हैं 0 से इन्फिनिटी तक, 2 के साथ सिंपली हमने मल्टीप्लाई कर देना है। इवन फंक्शन क्या है, अगर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है तो उसको हम इवन फंक्शन कहते हैं। इधर एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है इवन फंक्शन है, क्योंकि x की वैल्यू -2 रखेंगे तो स्क्वायर की वजह से वो अगेन प्लस हो जाएगी, तो हम इसको इस चीज़ के साथ रिप्लेस कर देंगे। और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 इंटू 0 से इन्फिनिटी और 2 इंटू 0 से इन्फिनिटी, बाकी कोई चेंज नहीं किया। अब 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म हमारे पास क्या है कुछ इस तरह आ जाएगी। अब इसमें से जो टर्म्स मेरे पास क्या है बाहर आ सकती हैं उनको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। इसको m ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 2 को मैंने क्या है बाहर लिख लिया और बाकी इंटीग्रेशन जो हमारे पास है उसको एज इट इज़ लिख दिया। अब MMP से हमने ये कुछ फार्मूलाज पढ़े थे, इनको आपने याद कर लेना है, ठीक है। दो फार्मूलाज पढ़े थे कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी हो और फंक्शन हो u, तो u स्केयर e की पावर माइनस ए यू स्केयर डी यू की इंटीग्रेशन किस चीज़ के इक्वल होगी 1/4 अंडर रूट पाई ओवर ए क्यूब। जब u स्केयर फंक्शन होगा तो a क्यूब के इक्वल आएगी। a हमारे पास क्या है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म में जो u के साथ मल्टीप्लाई हो रही चीज़ उसको हम a कंसीडर करेंगे। और अगर हमारे पास u स्केयर नहीं है बल्कि इसकी जगह सिर्फ 1 है, बाकी सेम फार्मूला है, तो उसकी जगह हम अंडर रूट पाई ओवर a लेंगे। ये हमने प्रूव किया है MMP में किया हुआ है। आल्सो वी कैन यूज़ द फार्मूला, या उस फार्मूला के बजाय आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो चीज़ हमारे पास है ये अंडर रूट टर्म नहीं है बल्कि ये हमारे पास गामा फंक्शन यूज़ किया गया है। अब गामा फंक्शन क्या होता है वो भी हमने MMP में उसको डिस्कस किया था, ठीक है। ये दोनों याद जो ये दो फार्मूलाज याद कर लें या ये गामा फंक्शन यूज़ कर लें, सेम आंसर आएगा। अब हमने क्या किया है, मैंने दोनों इक्वेशंस को क्या है यहाँ पे इक्वेशन 2 इसको नेम दिया था, उसको इधर अगेन राइट कर दिया है और इस पे मैंने ये वाले फार्मूले मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। ये फार्मूलाज मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब जहाँ पे यू स्केयर है मीन्स पी स्केयर, अब पी स्केयर है तो जहाँ भी स्केयर वाली टर्म है उसकी जगह मैंने 1/1/4 अंडर रूट पाई ओवर ए की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए। अब देखें फंक्शन है पी स्केयर के साथ β/2m आ रहा है तो β/2m हमारे पास क्या है a की वैल्यू होगी, तो सेम यही मैंने यहाँ पे लिख दी है, β/2m a की वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्यूब बन गया। अब इसको ऊपर मैंने अंडर रूट पाई अलहदा कर दिया और नीचे पे अंडर रूट पाई अलहदा कर दिया। इसको हम 3/2 पावर भी लिख सकते हैं, β/2m की पावर 3/2।
अब इसी तरह मेरे पास 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर 1 हो रहा है तो मैं उसको 1/2 लिख दूंगा, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1/2 लिख दूंगा। अंडर रूट पाई भी आना है सब में। और ए की वैल्यू है बीटा/2m, इधर ए की वैल्यू है βm(ω0)² 2। सिमिलरली अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ हमने क्या है 1/4 लिखना है अंडर रूट पाई, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है βm(ω0)²/2, ये पुट कर देनी है सिमिलरली। अब ये पुट करने के बाद अब इस इक्वेशन में देखें जो हमने अभी अभी वैल्यूज़ निकाली हैं वो यहाँ पे इंटीग्रेशन की जगह पुट कर देनी है। मैंने यहाँ पे क्या है सेम वही चीज़ें पुट कर दी हैं, ये पुट की इधर, ये हमारे पास पहले से मौजूद थे इंटीग्रेशन के अलावा भी, तो इनको पुट करने के बाद अब हमने इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 1/4, ये 4 बटे में आ जाएगा। ठीक है, और 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट पाई ओवर। अब अंडर रूट पाई ओवर ये वाली चीज़ ये इस चीज़ से कैंसिल हो सकती है, लेकिन मैंने इस स्टेप में नहीं की, वो नेक्स्ट इस स्टेप में मैं कर दूंगा। ठीक है, अब β/2m की पावर इसको मैं 3/2 कर सकता हूँ। ठीक है, कर दिया। ठीक है, और ये बटे में आ जाएगी क्योंकि ये देखें अंडर रूट पाई के ये डिनोमिनेटर में है, तो और नीचे क्या है ये चीज़ मौजूद है। अब ये चीज़ मौजूद है, इसकी पावर 1/2 है, जब यहाँ पे आएगी तो 3/2 माइनस 1/2 हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरह ठीक है ये यहाँ पे आके 3/2 ये -1/2 हो जाएगी। इधर भी सेम यही केस है, 1/4 को नीचे ले आए, ऊपर अंडर रूट पाई रह जाएगा। और ठीक है, और ये जो बटे में 2 आ रहा था ये ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 2 अंडर रूट पाई हो गया, और इसी तरह ये इसकी वैल्यू 3/2 बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये कैंसिल हो गया, ये 1/2 है, इधर आकर -1/2 हो जाएगी, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह लिख सकते हैं। अब देखें इसमें से जो सिंप्लीफिकेशन 3/2 माइनस 1/2 हमारे पास क्या आंसर आएगा 1। ठीक है, तो हम इसको β/2m लिख देंगे, और ये 2m इधर ऊपर आकर मल्टीप्लाई होगा तो 2m, तो ये 2m आ गया। इसी तरह सेम यही इसकी पावर भी 1 है, ये 2 ऊपर आ जाएगा। अब इसमें जो m के साथ कैंसल 2 वाला इस पे 2। ठीक है, 1/2 बीटा बच गया हमारे पास यहाँ। सिमिलरली m(ω0)² इधर भी है, इधर भी है 2 और 2, ये हमारे पास क्या है 1/2 बीटा और 1/2 बीटा आ गया। अब बीटा की वैल्यू हमारे पास है 1/kbt, तो हम इसको पुट कर देंगे, तो ई बार इज इक्वल टू kbt/2 प्लस kbt/2। के बी हमारे पास क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो इसको हम kbt लिख सकते हैं। अब देखें ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फॉर क्लासिकल मॉडल, हमारे पास क्या आया है इज इक्वल टू kbt आया है एवरेज एनर्जी। अब स्टेप 2 क्या था, हमने लिखा था 3n और उसको एवरेज एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई करना है 3n kbt। ठीक है, स्टेप 3 में हमने क्या करना है, उसका विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव ले लेना है, और उसका विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेंगे तो 3n kb, और अगर हम 1 मोल सब्सटेंस लें n इज इक्वल टू na लें तो हम क्या है इसको मोलर स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी कहेंगे, और उसको हम सी वी इज इक्वल टू 3na(kb) कह सकते हैं, और na(kb) हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट r के इक्वल है। तो क्लासिकल का हमारे पास क्या रिजल्ट निकला, क्लासिकल ये कहती है कि इसका रिजल्ट जो एक तो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट आ रहा है, इसकी टेम्परेचर पे कोई डिपेंडेंस नहीं आ रही, और इसकी वैल्यू फिक्स है 3r के। तो इसको हम ग्राफिकली भी ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, दिस क्लासिकल रिजल्ट इज एग्जैक्टली करेक्ट फॉर हाई टेम्परेचर्स। अब हमने जो किसके लिए देखा था, एक्सपेरिमेंट में देखा था, तो एक्सपेरिमेंट में भी हमारे पास रिजल्ट आ रहा था कि फॉर हाई टेम्परेचर्स तो वो 3r के इक्वल ही आ रहा था, लेकिन क्लासिकल मॉडल टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रिजल्ट देता है कि वो कहता है हर लोअर टेम्परेचर पे भी 3r आएगा, तो ये यहाँ से क्या है गलत है। फॉर हायर टेम्परेचर तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या है ठीक है, लेकिन फॉर लोअर टेम्परेचर ये हमारे पास रिजल्ट ठीक नहीं है, थ्योरेटिकली ये एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से मैच नहीं कर रहा। तो इसलिए हमने क्या किया है, इसको एक्सपेरिमेंट थ्योरेटिकल एक्सप्लेन करने के लिए और मॉडल आए जो आइंस्टाइन ने दिया फिर डिबाय ने दिया, हम उनको क्या है ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे। अब 3r ये हमारे पास क्या है, ये जो डॉटेड लाइन शो की गई है ये क्लासिकल मॉडल की थ्योरेटिकल लाइन शो की गई है। ठीक है,
कि हर चाहे हमारे पास टेम्परेचर 0 हो तो भी 3R आएगा, 100 हो तो भी 3R आएगा, जो भी हो जितने केल्विन हो तो हमारे पास टेम्परेचर 3R आएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट ने क्या कहा कि एक्सपेरिमेंट में हमारे पास कुछ इस तरह के कर्व आए, जैसे कि यहाँ पे शो किए गए हैं। सिलिकॉन के लिए और आया, जर्मीनियम के लिए और आया, और ये AG ये हमारे पास क्या है, इसके लिए और आया। तो अब इसको हम नेक्स्ट देखेंगे। हमारे पास क्या है, आइंस्टाइन मॉडल है, वो उसने क्या है उसको क्वांटम मैकेनिक्स को लेकर उसको एक्सप्लेन किया, और काफ़ी हद तक वो हमारे पास क्या है ठीक रिजल्ट देता था। लेकिन फिर भी उसमें कुछ कमी कोताही थी, उसको ख़त्म करने के लिए डिबाय आया और उसने अपना मॉडल पेश किया। ठीक है, अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।